दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में भारतीय संविधान सभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया था और आज की क्लास में हम लोगों को बात करना है भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। आपने पिछली क्लास में देखा था कि जो भारत का संविधान है वो पूर्णतः बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और पूरी तरीके से इसको लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। वो बात अलग है कि आर्टिकल 394 के अंतर्गत कुल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था उसी दिन जिस दिन ये संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था, अर्थात 26 नवंबर 1949 को। तो जो ये हमारे देश का संविधान बना है साथियों, अब देखना है कि इस संविधान की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यानी कि आज की क्लास में हम लोगों को बात करना है फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। तो हेडिंग आप बनाइएगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं? बहुत अच्छे से प्रश्न यहां पर मिलते हैं, तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं हम लोगों को आज की अपनी इस क्लास में कंप्लीट करना है। यानी कि हम लोग बात करने चल रहे हैं फीचर्स की, हमारे संविधान के क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो इन विशेषताओं में दोस्तों सबसे पहले जो पहला पॉइंट आपके लिए होगा वो आप एक बात जानते हैं कि जो हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का संविधान जो है वो विश्व का सबसे वृहद संविधान है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं वृहद संविधान, और वृहद संविधान का मतलब है कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड अगर हम लोग बात कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा कि भारत का जो संविधान है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ का? पूरे वर्ल्ड का है दोस्तों। तो भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब इस बात को अगर मैं कह रहा हूं कि भारत का संविधान जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो इसके लिए हमारे पास प्रमाण क्या है? तो साथियों, प्रमाण की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने आपको पहली क्लास में भी इस बात को बतलाया था। हमने आपको पहली क्लास में भी बतलाया था कि जो भारत के संविधान है उसमें आपको अगर ये बताना हो कि ये बड़ा है कि छोटा है, तो उसके लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं मूल संविधान में, यानी कि ओरिजिनली क्या इसकी व्यवस्था रही है, मूल संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं। और दूसरा दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान में इसकी क्या कंडीशन रही है, वर्तमान स्थिति की हम लोगों को बात करनी है। तो अगर हम लोग देखेंगे मूल संविधान में, एक तो पॉइंट आपको आता है अनुच्छेद को लेकर, आर्टिकल्स को लेकर। दूसरा पॉइंट आता है कितने इसमें भाग होते हैं, मींस हाउ मेनी पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों तीसरा पार्ट होता है अनुसूचियों की, मींस शेड्यूल की। तो अनुसूची कितनी है, अनुच्छेद कितने हैं और भाग कितने हैं, इसी आधार पर आप बतला सकते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो विश्व का सबसे वृहद संविधान है। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स मूल संविधान में कितने थे? तो 395 अनुच्छेद थे। अगर हम लोग पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो पार्ट्स थे कुल कितने? 22 भाग थे। और अनुसूचियों की संख्या दोस्तों कितनी थी? 8 थी। लेकिन जब हम लोग वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो यही आर्टिकल्स जो होते हैं वो हो जाते हैं 450 से प्लस हो जाते हैं। और हम अगर भाग की बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी होती है? 25। और अनुसूचियों की संख्या की हम लोग अगर बात करें तो ये कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो अगर सवाल आपसे यहाँ पर ऐसा पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स थे, तो ऐसे कभी कभी आपको स्टेटमेंट के रूप में सवाल पूछा जाएगा, कभी कभी आपसे सीधा सीधा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सवालों के नेचर के अनुसार आपको अपना आंसर लगाना है। ये होता है ज़्यादा ओरिजिनली कितने हैं और प्रेजेंट में कितने हैं।
तो दोनों कंडीशन में आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए, आपको भाग याद होने चाहिए और कितनी अनुसूचियां हैं इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ज्यादातर आपको जो सवाल पूछे जाते हैं वो होते हैं वर्तमान वाले, तो वर्तमान वाले को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा एक पॉइंट और एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो इतने आर्टिकल्स, भाग और अनुसूचियां आपको देखने को यहां पर मिलती हैं, तो केवल और केवल एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यह केवल और केवल गणना की दृष्टि से ही क्या होता है, गणना की दृष्टि से ये 450 से अधिक आपको काउंट करने होते हैं। हालांकि क्या होता है कि केवल जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21 की। अब आर्टिकल 21 में जब साल 2002 में 86th अमेंडमेंट के जरिए यहां पर एक राइट टू एजुकेशन मींस आरटीई को जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया अंडर आर्टिकल 21, तो वहां पर क्या जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21A जोड़ा गया। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जब आर्टिकल 21 था केवल, तब हम इसको केवल एक आर्टिकल के रूप में कंसीडर करते थे, लेकिन जब 86th अमेंडमेंट में 2002 में इसमें संशोधन किया गया और एक इसका सब क्लॉज जोड़ा गया, तब वहां पर आर्टिकल्स की संख्या कितनी हो गई, 21 में ही अब एक नहीं बल्कि 2 हो गए। तो इसलिए अब 21 में एक आर्टिकल नहीं बल्कि 2 आर्टिकल को काउंट करते हैं। तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो वो अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो जाती है, 450 से अधिक हो जाती है। और दूसरा चीज ये है कि अगर वर्तमान के बाद हम लोग अगर ओरिजिनली पूछते हैं कितना है, तो आंसर आपका अभी भी क्या होगा, 395 ही होगा। तो एक पहला जो पॉइंट था कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका था पहला पॉइंट। इसके बाद देखेंगे तो दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरे पॉइंट में अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है, तो ध्यान रखिएगा कि एक हम लोगों ने संविधान का डिवीजन देखा था और वो था आपका लिखित और अलिखित संविधान। लिखित और अलिखित संविधान मीन्स रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित और अलिखित संविधान के रूप में भी हम लोगों ने संविधान का एक क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ था। अब इसी के आधार पर आपको बतलाना है कि भारत का संविधान किस तरीके का संविधान है, ये लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है या फिर दोनों होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भारत का संविधान है यहाँ पर दोनों का मिश्रण पाया जाता है, दोनों का यहाँ पर मिश्रण पाया जाता है। मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे होता है, हमने आपको बतलाया था कि जो लिखित संविधान होगा इसका मैक्सिमम पार्ट कैसा होगा, मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम प्रोविजन क्या होगा, मस्ट बी रिटन होना चाहिए, यानी कि इसका अधिकांश भाग कैसा होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। और अलिखित संविधान का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर अधिकांशतः क्या करते हैं, परंपराओं को फॉलो करते हैं। परंपराओं के आधार पर हम अपने संविधान का निर्माण करते हैं और ये इसका अधिकांश भाग कैसा होना चाहिए, अनरिटन होना चाहिए। तो इसका जब अधिकांश भाग अनरिटन होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। और जब अधिकांश भाग रिटन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिखित संविधान कहेंगे। तो भारत के संविधान में लिखित और अलिखित संविधान दोनों होता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं अगर बताऊं तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है। तो नियुक्ति जो होती है
वो किसको करता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। और बहुमत प्राप्त दल का नेता कहाँ का होना चाहिए? तो लोकसभा का होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको एक परंपरा के रूप में फॉलो किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं भी होता है तो राज्यसभा का होने पर भी उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो ये कैसा है? यह एक परंपरा है, यह एक ट्रेडिशन है और इसको हम लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। आपको अगर याद होगा तो इंदिरा गांधी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे पंडित मनमोहन सिंह को अगर हम लोग बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो वो भी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो भी कैसे थे? राज्यसभा से ही मेंबर थे। तो दोनों बातें यहां पर आप देख सकते हैं, कंपलसरी नहीं होता है और यह क्या होता है? यह एक परंपरा के रूप में फॉलो किया जाता है। तो एक बात ये कंफर्म हो गई कि हमारे देश का संविधान जो है वो मैक्सिमम पार्ट इसका लिखित है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जहां पर परंपराओं को फॉलो किया जाता है। तो भारतीय संविधान लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का संविधान ये होता है। तो दूसरा पॉइंट आपको यहां पर कंफर्म हो गया। साथियों, तीसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने किस बात को अपनाया है? अगर हम लोग फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं तो शासन व्यवस्था की जब बात करेंगे तो शासन व्यवस्था में आप जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था को अपनाया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संसदीय शासन प्रणाली के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। क्या लिखेंगे इसको? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमारे यहां पाया जाता है। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम या आप देखते होंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, दो प्रकार के ये गवर्नेंस होते हैं और हम लोगों ने इस बात को कहां पर देखा था? रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर हम लोगों ने इस बात को डिसाइड किया था कि कौन सा शासन अध्यक्षीय होगा और कौन सा शासन संसदीय होगा। तो संसदीय शासन प्रणाली में हमने आपको एक बात बतलाई थी कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि यहां पर जो विधायिका के सदस्य होते हैं, विधायिका के जो सदस्य होंगे यही कहां पर जाएंगे? यही वाले सदस्य कहां पर चले जाते हैं? कार्यपालिका में। तो विधायिका के सदस्य ही अगर कार्यपालिका में जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसी को हम लोग कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इसको बोला जाता है। इसके फ्लैशबैक में अगर आप देखना चाहें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर कंडीशन क्या होती है? विधायिका के सदस्य अलग होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य अलग होते हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है किसके बीच में? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो यहां से दूसरी बात कंफर्म हो गई। तीसरा एक पॉइंट यहीं से आपको सवाल में पूछा जाता है कि जो हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है तो ये हमने कहां से एडॉप्ट किया है? तो इट टेकन फ्रॉम, क्या लिखेंगे? कहां से इसको ले लिया है? कि इसको हमने ले लिया है ब्रिटेन के संविधान से। और दूसरा एक सवाल और भी बन जाता है कि हमने इसको ब्रिटेन से क्यों लिया है, या सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपने संविधान में क्यों इसको शामिल किया है। तो आपको आंसर बताना है कि इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन है। हिस्टोरिकल रीजन आप बताएंगे क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ हम लोग लंबे समय तक अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करते आ रहे हैं और उन्हीं के नियमों और कानूनों के अनुसार हम रहना शुरू कर दिए थे और लंबे समय तक हम उनके साथ रहे हैं। तो इसलिए उनके द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम
हमारे लिए अडॉप्ट करना काफ़ी आसान था, हमारी समझ में आ रहा था, इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट किया है। तीसरी विशेषता आपके सामने ये थी। अब इसके बाद देखेंगे तो यहां पर एक पॉइंट आपको आता है चौथे पॉइंट में। चौथे पॉइंट में अगर हम लोग बात करते हैं शासन को चलाने की, तो शासन को चलाने के लिए आप जानते हैं कि एक होता है संघात्मक शासन व्यवस्था, एक को हम लोग क्या कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था की जो हम लोग बात करते हैं, तो सवाल पूछा जाता है कि आखिर हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है या फिर हमने एकात्मक शासन व्यवस्था को। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ कैसा है, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था, इन दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिल जाता है। मिक्सचर मिलता है किसका, फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का मिलता है। तो यहां पर दोनों का मिश्रण पाया जाता है। एक स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान जो है वो कैसा है, भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक है। कब ये होता है, सामान्य परिस्थिति में। सामान्य परिस्थिति अगर होगी तो हमारे देश का संविधान कैसा होगा, हमारे देश का संविधान दोस्तों होता है संघात्मक। और इस संघात्मक का मतलब क्या होता है, इस संघात्मक का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है किसके किसके बीच में दोस्तों, तो ये होगा राज्य और केंद्र के बीच में, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, इसको बोला जाता है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट ये है कि एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या हो गया, तो एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब हो जाता है सभी शक्तियां, जितनी भी पावर होंगी, सभी शक्तियां कहां पर आ जाएंगी, ये एक में आ जाएंगी। और एक में आने का मतलब है कि ये कहां पर आ जाएंगी, केंद्र में आ जाती हैं, यानी कि सभी शक्तियां कहां पर रहेंगी, केंद्र में रहेंगी। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एकात्मक कहेंगे। और जब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का डिवीजन हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अब एक पॉइंट यहां पर आपको और भी बतला दें कि जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का डिवीजन किया गया है, जो अभी आपने बात किया था कि कुल 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं, तो उसी में से एक 7th नंबर की शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है। और दोस्तों इसी 7वीं अनुसूची में ही केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का डिवीजन किया गया। अब ये जो शक्तियों का डिवीजन किया गया था केंद्र और राज्य के बीच में, तो केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का डिवीजन किया गया, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि कुल 3 प्रकार की सूचियों की बात की गई है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र सूची कहते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र सूची कहते हैं। दूसरी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं राज्य सूची। और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरे को हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। तीसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। इसको हम लोग स्टेट लिस्ट बोलते हैं। और केंद्र सूची को हम लोग यूनियन लिस्ट बोलते हैं। किस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, तो इसके डिवाइड करने का आधार होता है कि इस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी, केंद्र के पास। इस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी, तो राज्य सरकार के पास होगी, राज्य के पास होगी। और अगर कोई ऐसा विषय है जो कि अच्छा महत्व के आधार पर अगर हम लोग विषयों की बात करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, केंद्रीय महत्व के। और यहां पर क्या हो जाएगा, राज्य के महत्व के, राज्य के महत्व के। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा दोनों के
महत्व के अनुसार, और जब कोई विषय दोनों के महत्व के हैं अर्थात केंद्र और राज्य दोनों के महत्व का है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार भी किसको मिल जाएगा? दोनों को। लेकिन अगर कोई एक ऐसा विषय हो जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों ने बना दिया हो, तब वहां पर केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? प्रभावी होगा। नोट कर लीजिएगा, केंद्र का कानून क्या होगा? प्रभावी हो जाएगा। अब ये कैसे आपको समझ में आएगा कि कौन सा केंद्र सूची का है, राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है? तो एक पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर हमने बहुत सारे विषयों को रखा है। अब बहुत सारे विषय अगर हमारे पास हैं, यानी कि पूरे देश में जो काम आने वाले सभी विषय हैं, उनमें से हमने क्या किया? कुछ ऐसे विषय हमने निकाल लिए जो कि केंद्र के महत्व के थे, कुछ ऐसे विषय हमने निकाल रखे हैं जो कि राज्य के महत्व के हैं, और दोस्तों कुछ ऐसे भी विषय होंगे जो केंद्र और राज्य दोनों के महत्व के हैं, तो उसको हमने रख दिया समवर्ती सूची में। जो विषय राज्य के महत्व के थे उसको हमने रख दिया राज्य सूची में, और जो विषय केंद्र के महत्व के थे उसको हमने रख दिया केंद्र सूची में। लेकिन कुछ विषय बच गए, ध्यान रखिएगा, कुछ विषय यहां से कुछ विषय शेष रह गए। अब जो विषय शेष रह गए इसी को हमने क्या कह दिया? अवशिष्ट विषय। इसको क्या बोले? अवशिष्ट विषय बोल दिए, यानी कि रेजिडुअल सब्जेक्ट बोल दिए। अब यहां पर जो रेजिडुअल सब्जेक्ट था, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? तो ध्यान रखिएगा, इस पर कानून बनाने का अधिकार होगा केंद्र सरकार को। किसको होगा? केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। तो हमने ये आप देख लिया कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, और हमारे देश में कैसा है। तो एक पॉइंट में आपने समझ लिया है कि भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक शासन दोनों को अपनाया गया है। एक यहां पर देखिए स्टेटमेंट आपको होता है कि भारत का संविधान जो है, जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तो उस कंडीशन में भारत का संविधान संघात्मक होगा। मतलब क्या होगा कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन पूरी तरीके से पाया जाएगा। राज्य अपना कार्य करेगा और केंद्र अपना काम करेगा। लेकिन जब आपातकाल की स्थिति आए, ध्यान रखिएगा, जब आपातकालीन स्थिति आए तो आपातकाल में हमारे देश का संविधान कैसा हो जाता है? आपातकाल में हमारे देश का संविधान एकात्मक हो जाता है, यानी कि सभी जो शक्तियां हैं वो कहां पर आ जाती हैं? तो सभी शक्तियां एक में अर्थात केंद्र में आ जाती हैं, और केंद्र ही हर एक क्षेत्र में शासन करना शुरू करता है। तो ये रही आपकी चौथी जो विशेषता है भारतीय संविधान की, वो आपको यहां पर देखने को मिल गई। तो टोटल अब तक हम लोगों ने भारतीय संविधान की 4 विशेषताओं के बारे में यहां पर अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के संविधान की और कौन सी विशेषता आपको देखने को मिल जाती है। 5वें नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविधान में आपको एक चीज देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं नागरिकता। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। हमारे यहाँ नागरिकता का प्रावधान कैसा है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ नागरिकता का जो नेचर है वो है एकहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल सिटीजनशिप बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सिंगल सिटीजनशिप बोला जाता है। एकहरी नागरिकता का प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, इसको हमने कहां से लिया है? इसको हमने ले लिया था ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने इसको लिया है। और जो नागरिकता का प्रावधान है वो हमारे संविधान के भाग 2 में आपको देखने को मिलता है।
और अगर हम लोग आर्टिकल की बात करते हैं तो अनुच्छेद कौन सा होता है, 5 से लेकर के 11 के बीच में, 5 से लेकर के 11 के मध्य आपको ये देखने को मिल जाता है। अब यहां से आपको कई प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारत में नागरिकता का नेचर कैसा है। तो नेचर आप जानते हैं कि ये सिंगल है। इसके साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कहां से लिया गया, किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में है। तो ये सारे सवाल आपके परीक्षा में बन सकते हैं। तो भारतीय संविधान की ये थी आपकी 5वीं विशेषता। हालांकि अभी ये सारे चैप्टर्स के रूप में आपको मिलेंगे, तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि एक एक चैप्टर के रूप में भी हम लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और यहां से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। अब इसके बाद में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो भारत का संविधान है वो जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां का हम लोगों ने अध्ययन किया है। और 6वीं विशेषता की बात अगर कर लें तो विभिन्न स्रोतों से बना हुआ है। कहां से बना? विभिन्न स्रोतों से इसको बनाया गया है, विभिन्न स्रोतों से बना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के संविधान का जो स्रोत है, कहां कहां से हम लोगों ने कौन कौन से प्रोविजन को एडॉप्ट किया है, तो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। एक को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स कहते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य स्रोत कहते हैं। तो इंटरनल सोर्सेस में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम होता है, यानी कि 1935 का एक्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा सोर्स होता है हमारे देश के संविधान का। बाह्य स्रोतों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 10 ऐसे देश हैं जहां से हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को ग्रहण किया हुआ है। तो 1935 का जो शासन अधिनियम है ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहीं से हम लोगों ने अपने देश के संविधान में अधिकांश भागों को यहां से लिया हुआ है। अधिकांश भागों को ग्रहण किया गया है कहां से? तो वो हो जाएगा आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही हमने अधिकांश बातों को यहां पर ग्रहण किया है। अब 10 देश ऐसे हैं जहां से हम लोगों ने कुछ कुछ बातों को एडॉप्ट किया है। लेकिन एक चीज साथियों आप ध्यान रखिएगा कि जो विदेशों से हमने अलग अलग प्रोविजंस को एडॉप्ट किया है, इसको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरी की पूरी बातों को हमने हूबहू उसको एडॉप्ट कर लिया, बल्कि हमने वहां से एक आइडिया लिया और उस आइडिया को अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमने उसको परिवर्तित किया। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसी तरीके से हमने उसको परिवर्तित करके अपने यहाँ पर उसको एडॉप्ट कर लिया। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। परिस्थितियों के अनुसार हम लोगों ने क्या किया है, परिस्थितियों के अनुसार हमने इसको क्या किया है, परिवर्तित भी कर दिया है। परिस्थितियों के अनुसार इसको परिवर्तित किया है, न कि हमने हूबहू उसको एडॉप्ट किया है। तो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी होती है कि हमने विभिन्न प्रावधानों को अलग अलग देशों के संविधान से जो है इसको हम लोगों ने ग्रहण किया हुआ है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में हम लोग अगर अपने अगले पॉइंट की बात करते हैं 7वीं विशेषता की, तो 7वीं विशेषता में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक प्रावधान किया गया है मूलाधिकार की। मूलाधिकार का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट। मूलाधिकार का मतलब दोस्तों होता है कि ऐसी कोई डिमांड, माने कि जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो, एक प्रकार की यह क्या होती है, डिमांड होती है। एक ऐसी डिमांड जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अधिकार कहते हैं। अब यहाँ पर मूल अधिकार किसको कहा जाएगा? तो अगर व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक ऐसी डिमांड जिसका प्रावधान संविधान में हो,
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल अधिकार। जैसे इसी तरीके से होता है एक मानवाधिकार। तो मानव होने के नाते हमें जिन अधिकारों या जिन मांगों की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। मूल अधिकार आप समझ गए होंगे, एक ऐसी डिमांड जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट तब तक कहेंगे जब तक इसका प्रावधान संविधान में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मूल अधिकार एक प्रकार की डिमांड हो गई, यह एक प्रकार की क्या हो गई, मांग हो गई, जो कि आवश्यक होता है किसके लिए, हमारी पर्सनैलिटी के लिए। हमारी पर्सनैलिटी के लिए इसकी आवश्यकता होती है। और इसके प्रावधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका प्रावधान आपको कहां पर मिलता है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है और आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो ये आपको 12 से लेकर के 35 तक इसका प्रावधान देखने को मिल जाता है। दूसरा प्रावधान, दूसरी बात आप ध्यान रखिए, इसको हमने कहां से लिया है, तो इसको हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। और जो हमारा ये फंडामेंटल राइट का प्रावधान है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो मैग्ना कार्टा कह सकते हैं या इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, अधिकार पत्र कह सकते हैं। तो ये सारी बातें किसके बारे में होती है, फंडामेंटल राइट के बारे में होती है। दूसरा एक पॉइंट आपको यहीं पर बतला देते हैं, महत्वपूर्ण होगा। और वो दोस्तों पॉइंट क्या होता है कि जो जितने भी मूल अधिकार हैं वो सभी के सभी मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि एब्सोल्यूट ये अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एब्सोल्यूट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें युक्ति संगत प्रतिबंध या युक्ति संगत इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये प्रतिबंधित हो सकता है, ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट नहीं है, प्रतिबंधित हो सकता है। और ये किस आधार पर होगा, तो जैसे पब्लिक न्यूसेंस की बात करते हैं, किसी को प्रताड़ित करके आप अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, तो वहां पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं फंडामेंटल राइट में, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार का पब्लिक न्यूसेंस अगर प्रभावित होता है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उस कंडीशन में भी मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। बात क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, जो आपका फंडामेंटल राइट यहां पर बतलाया गया है, इस फंडामेंटल राइट को क्या न्यायालय के द्वारा लागू करवा सकते हैं या नहीं, तो न्यायालय द्वारा इसको लागू कराया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है। मतलब इसका क्या हो गया, मतलब इसका हो गया कि फंडामेंटल राइट इज जस्टिएबल। ये कैसा होगा, न्याय योग्य होगा या वाद योग्य होगा। यही बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि फंडामेंटल राइट जो होगा वो न्याय योग्य होता है, यानी कि इसको हम न्यायालय के द्वारा लागू करवा सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखिए कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे फंडामेंटल राइट हैं, ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल किसको मिलते हैं, ये केवल किसको मिले हुए हैं, नागरिकों को मिले हैं, नागरिकों को प्राप्त है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आर्टिकल 20 और 21 जो हैं वो आप ध्यान रखिएगा, इसको निलंबित नहीं करवाया जा सकता है किसी भी परिस्थितियों में। खास करके आप जानते हैं कि जब इमरजेंसी होती है तो उस दौरान फंडामेंटल राइट जो हैं आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाते हैं, 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होता है।
शेष जितने आर्टिकल्स बचेंगे उनको सस्पेंड करने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास सुरक्षित होता है। ये सारी बातें आपने यहां पर समझ लिया। अब इसके बाद दोस्तों आठवीं विशेषता जो हमारे संविधान की है वो आपको क्या देखने को मिलती है। हमारे संविधान की जो आठवीं विशेषता है फंडामेंटल राइट से ही मिलता जुलता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, यानी कि इसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी इसको कहा जाता है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ बातों में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही इसको सुन लीजिए, जैसे फंडामेंटल राइट जो होता है ये किसके लिए मिलता है, राज्य के विरुद्ध मिलता है, व्यक्ति के विरुद्ध मिलता है। लेकिन जो डीपीएसपी होता है वो राज्य को एक डायरेक्शन देता है, राज्य को एक निर्देश देता है कि आपको किस तरीके से कार्य करने चाहिए। तो एक पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखिएगा, पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण की बात हम लोग करते हैं, पब्लिक वेलफेयर की हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर लोक कल्याण को स्थापित करने के लिए यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेट को क्या करता है, ये डायरेक्शन देता है। स्टेट को क्या करता है, यह डायरेक्शन देता है कि आपको किस तरीके से काम करने चाहिए। तो यही जो डायरेक्शन होता है ये एक पॉजिटिव वे में इसको लिया जाता है कि राज्य को ये बतलाएगा किस तरीके का कार्य आपको करना चाहिए। तो ये होता है आपका डीपीएसपी। इसके प्रावधानों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका प्रावधान आपको कहां पर मिलता है, इसका प्रावधान जो होता है, पहले तो इसको हमने कहां से लिया है, इसको हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। फिर इसके बाद इसका प्रावधान कहां पर मिलता है, तो संविधान का जो भाग 4 है। इसके अलावा अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 36 to 51 इसका प्रावधान होता है। और ये कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉन जस्टिएबल होता है। मतलब क्या हो गया इसका, इसका मतलब हो गया कि डीपीएसपी में जो भी प्रावधान आपको दिए गए हैं उसका अगर कभी भी वायलेशन होता है तो इस वायलेशन के आधार पर आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तब तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी का वायलेशन होता है तो आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो गई है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो अगला जो पॉइंट आपको यहां पर समझना है वो होता है कौन सा, डीपीएसपी के बाद इसकी अगली कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता होती है, तो यहां पर होता है एक न्यायपालिका की। न्यायपालिका में अगर आप देखेंगे, न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी जो है, क्या ये भी हमारे देश की संविधान की विशेषता है या नहीं है। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सिंगल है और फ्री जुडिशरी की बात की गई है, यानी कि एकहरी और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है हमारे देश के संविधान में। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि हमारे देश के संविधान में जो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, संविधान का रक्षक कहते हैं। संविधान की रक्षा करने का काम कौन करता है, तो न्यायपालिका करती है। मूलाधिकारों की रक्षा करने का काम कौन करता है, न्यायपालिका करती है। और इसके साथ साथ में आप ध्यान रखिएगा कि इस पूरे संविधान की रक्षा भी करता है न्यायपालिका। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि हमारे देश के संविधान में जो न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है उसमें आपको एक चीज देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन। शॉर्ट में जरा इसको समझते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहीं पर भी स्पष्ट रूप में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन जैसे आर्टिकल 13 की जब हम लोग बात करते हैं, अनुच्छेद 13 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या बताया गया है,
अनुच्छेद 13 में, जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर कानून बनाने की बात करते हैं तो कानून कौन बनाता है? तो कानून बनाने का काम करता है आपका विधायिका। मीन्स क्या होता है? लेजिस्लेचर जो होता है ये कानून को बनाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 13 में इसी बात को लिखा गया है कि संसद जो है यानी कि विधायिका जो है किसी भी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगी जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। और अगर ऐसा हो जाता है कि विधायिका ने किसी ऐसे कानून का निर्माण कर दिया जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिस सीमा तक वो उसको वायलेट कर रहा होगा उस सीमा तक बनाया गया कानून जो होगा वो निष्प्रभावी हो जाएगा। दूसरा एक चीज है कि अगर कानून पूरी तरीके से वायलेट करता है तो पूरी तरीके से उसको हम लोग जीरो घोषित कर देंगे या इनवैलिड कर देंगे, और जिस सीमा तक अगर करता है, पार्शियली करता है, तो उसको हम लोग उस सीमा तक समाप्त कर देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। कहने का मतलब है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के संवैधानिकता की समीक्षा करना ही काम क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू होता है। और ये कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश में जो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, न्यायपालिका की जो व्यवस्था की गई है वो किसके लिए होगा? न्यायपालिका हमारे देश के संविधान की रक्षा करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज आपको और देखने को मिलती है। आपको वो क्या मिलता है? इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल ड्यूटी कहेंगे। और फंडामेंटल ड्यूटी को आप जानते हैं कि इसका प्रावधान आपको कहां पर मिलता है? इसके प्रोविजंस की अगर बात करते हैं तो ये सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसको हमने कहां से लिया है? तो रसिया के संविधान से इसको लिया है, यूएसएसआर से लिया है। इसके बाद इसके प्रावधान की अगर बात करते हैं तो भाग कौन सा होता है? 4A होता है। आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो 51A होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि किस समिति के द्वारा इसको लाया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। कब लाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 42nd अमेंडमेंट में इसको लाया गया था। 42nd अमेंडमेंट में इसको लाया गया था 1976 में। और जब इसको संविधान में शामिल किया गया था तो उस समय कुल कितने फंडामेंटल ड्यूटी थे? 10 थे। और वर्तमान की अगर बात करेंगे कि वर्तमान में कुल कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 11। और जो ये 11th नंबर का था ये 86th अमेंडमेंट के जरिए 2002 में शामिल किया गया 11वां। और जो 11वां मूल कर्तव्य था उसमें इस बात का प्रावधान किया गया कि प्रत्येक अभिभावक यानी कि गार्जियन का यह दायित्व होगा कि अपने बच्चों को जो कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध करवाएगा। तो ये बात रही आपके फंडामेंटल ड्यूटी की, जो कि हमारे देश के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि 18 साल या इससे ज्यादा की उम्र के जो नागरिक होंगे देश के, वो क्या करते हैं? मताधिकार का उपयोग करते हैं। सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें इसके पहले जो वोट करने की उम्र सीमा थी वो कितनी थी? तो आंसर आपका हो जाएगा 21 था। और इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो जो ये 21 से 18 किया गया, 61st अमेंडमेंट के जरिए इसको परिवर्तित किया गया। तो यह एक महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए बनता है। एक विशेषता हम लोग और देखेंगे और वो विशेषता आपकी होती है आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन व्यवस्था यानी कि इमरजेंसी की बात हम लोगों को करना है। आपातकालीन व्यवस्था का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये हम लोग बात करने चल रहे हैं इमरजेंसी की।
अब संविधान में अगर आप देखेंगे तो कितने प्रकार की इमरजेंसी आपको देखने को मिलती है, तो हमारे संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकालीन बातों का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल वाइज हम लोग बात करेंगे 352 है, 356 है और 360 है। 352, 356 और 360 ये 3 ऐसे आर्टिकल हैं जहां पर आपातकालीन व्यवस्था किया गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। इसको कहेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और जो आर्टिकल 360 में है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय आपातकाल। और ये आपको इतना अभी यहाँ पर समझे रहिए। इसके बाद हम लोग इसको एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा डिटेल्स में इस बात को हम लोग बतलाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी बातें हो गई हैं। एक लास्ट वाला पॉइंट है जो हमारे देश के संविधान की विशेषता के रूप में आपको दिखलाई पड़ता है, तो उसमें होता है त्रिस्तरीय सरकार की। जब हम लोग लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जैसे नगर निगम और नगर पंचायत होता है, पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को जब हम लोग इस बात को देखते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में आप जानते हैं कि 92वां और 93वां 92nd और 93rd अमेंडमेंट हुआ था 1991 में। 1991 में 92वां और 93वां संविधान संशोधन किया गया था। 1992 में किया गया था। 1992 में 92 और 93 नंबर का संशोधन किया गया। 92वें संविधान संशोधन के जरिए 92nd अमेंडमेंट के जरिए 1992 में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो 93वें संविधान संशोधन के जरिए जो शहरी पंचायत है उसको यहाँ पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये था भारतीय संविधान की अलग अलग महत्वपूर्ण विशेषताएं। न सिर्फ आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, सवाल आपको कैसे पूछे जाएंगे इसका जिक्र हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ तक की बातें हम लोगों के आज की क्लास की थी। अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार करिए। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जितनी विशेषता आज आप लोगों ने पढ़ा है वो सारी विशेषता आपको एक एक चैप्टर के रूप में भी मिलेंगी। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, इमरजेंसी प्रोविजन है, तो ये सारे के सारे आपको एक एक चैप्टर के रूप में मिलेंगे। अच्छे तरीके से चीज़ों को अपने आप तैयार करिए। और इसके आगे जो होगा हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से होगा बेहद महत्वपूर्ण। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।